फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस 1857। वेल, इस रेवॉल्ट के कई सारे मेन सेंटर्स थे, जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, कलकत्ता और भी कई सारे मेन सेंटर्स थे। बट एक सेंटर ऐसा था इस रेवॉल्ट का जिसकी 2/3 पॉपुलेशन इस रेवॉल्ट में लड़ रही थी। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट अवध। अवध एक ऐसा सेंटर था इस रेवॉल्ट का जिसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन 2/3 पॉपुलेशन इस रेवॉल्ट में लड़ रही थी। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम इस लेक्चर में अवध की स्टोरी देखेंगे कि अवध कैसे एक मेन सेंटर बना इस रेवॉल्ट का और क्यों 2/3 पॉपुलेशन, जिसमें आर्टिशंस, पेंटर्स, तालुकदार, पीजेंट्स और भी कई सारे लोग इन्वॉल्व थे, ये क्यों इन्वॉल्व हुए थे, इसके पीछे क्या रीज़न था, और भी कई सारे क्वेश्चंस का मैं यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि किस तरह की यूनिटी थी इस रेवॉल्ट में, कैसे रेबल्स के बीच में और भी जो लोग थे इस रेवॉल्ट में इन्वॉल्व थे उनके बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता था, और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगा कि इतना बड़ा रेवॉल्ट जो हुआ था इसमें जो रेबल्स थे जो लड़ रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ये चाहते क्या थे। सो हाय गाइस, दिस इज अंकित एंड यू आर वाचिंग ह्यूमैनिटीज लवर। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर मैनर में आपको मैं समझाऊंगा, सो एंड तक जरूर देखना। लेट्स सी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अवध। अवध इज अ प्लेस विच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न यूपी। आप स्क्रीन पर जो मैप है उसमें भी देख सकते हो। सो यस, दिस इज द सेम अवध जिसका मेंशन हमें रामायण में भी देखने को मिलता है। सो अब अवध की स्टोरी को समझते हैं कि अवध एक मेन सेंटर क्यों बना इस रेवॉल्ट का। सो आपको ये जानने से पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। और 1851 में क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसमें जो गवर्नर जनरल होते हैं उस समय के, लॉर्ड डलहौजी, वो क्या बोलते हैं, वो अवध के किंगडम को ये बोलते हैं, जी हाँ, उस समय अवध का अपना एक किंगडम था, तो वो ये बोलते हैं अवध को कि अवध एक ऐसी चेरी है जो कि हमारे माउथ में एक ना एक दिन जरूर गिरेगी। इसका मतलब कि वो अवध के एम्पायर को एक ना एक दिन जरूर एनेक्स कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे। ऑलराइट, एक बात और जान लो आप कि 1801 में लॉर्ड वेल्सली ने सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया था अवध के अंदर, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो मिलिट्री थी ब्रिटिशर्स की वो डिप्लॉय होनी स्टार्ट हो गई इन द अवध, और जो कंट्रोल था ब्रिटिशर्स का ओवर अवध वो बढ़ना शुरू हो गया। नाउ डलहौसी अपनी स्टेटमेंट के ही अकॉर्डिंग चलते हैं। वो क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट उन्होंने 1851 में दी थी कि हम क्या करेंगे, एक ना एक दिन जरूर एनेक्स कर लेंगे अवध को, तो वो क्या करते हैं 1856 में वाजिद अली शाह से बोलते हैं, जो कि उस समय किंग थे, नवाब थे अवध के, कि आप एक काम करिए, आप कलकत्ता चले जाइए। वाजिद अली शाह ने पूछा क्यों, आप मुझे कलकत्ता क्यों भेज रहे हो, तो उन्होंने ये बोला, उन्होंने रीजन दिया माल एडमिनिस्ट्रेशन, कि आपको ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा, ठीक है, और कई सारे करप्शन के चार्जेस पकड़े गए हैं अगेंस्ट यू। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि आप कलकत्ता चले जाइए। सो फोर्सफुली भगाया जाता है वाजिद अली शाह को टू द कलकत्ता। ना उनके जाने के बाद क्या होता है, जो कई सारे पीपल होते हैं अवध के, उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, जिनमें से मेन प्रॉब्लम होती है अनएम्प्लॉयमेंट। मैं आपको समझाता हूं कैसे कई सारे जो लोग थे वाजिद अली शाह के कलकत्ता जाने से अनएम्प्लॉय हो गए। तो देखो, मैं आपको एक पॉइंट यहां पर यह बता दूं कि वाजिद अली शाह को बहुत ग्रेट इंटरेस्ट था, वाजिद अली शाह को ही नहीं बल्कि हिंदू, कई सारे जो हिंदू रूलर्स थे उनको कई सारी चीज जैसे कि पोट्री हो गई, पेंटिंग्स हो गई, आर्किटेक्चर, इन सब में कई कई समय से इंटरेस्ट था। तो वाजिद अली शाह को भी इन्हीं चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उनके जो कोर्ट था, दरबार था, उसमें कई सारे आर्टिशन, पोएट्स, राइटर्स एम्प्लॉयड थे। वेल, मैं यहाँ पर ये बता दूं, वाजिद अली शाह खुद एक पोएट थे और वो कई सारी पोएट्री लिखा करते थे। तो इनके जाने के बाद क्या हुआ, इनको अनएम्प्लॉय कर दिया गया, क्योंकि जब वाजिद अली शाह ही नहीं है तो इन सबको भी ब्रिटिशर्स के द्वारा निकाल दिया गया इन द फ्रॉम द कोर्ट ऑफ वाजिद अली शाह। उसके बाद क्या हुआ, ये सारे अनएम्प्लॉय हो गए और इन्होंने पार्टिसिपेट किया इन ह्यूज नंबर इन द रेवॉल्ट। अब आप यहां पर ये पूछोगे कि ठीक है, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, माल एडमिनिस्ट्रेशन का रीजन बोल के वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया। ऑल राइट, तो क्या रियल में माल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे वाजिद अली शाह, मतलब कि उनसे ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था और कई सारे करप्शन के चार्जेस पकड़े गए थे? वेल, इसका आंसर है नो। ब्रिटिशर्स ने वाजिद अली शाह को कलकत्ता इसलिए भेजा, उसके पीछे ये रीजन था
कि ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि जो फर्टाइल लैंड है अवध की वो उनको मिल जाए, सो दैट वो क्या करें, खेती करें इंडिगो की और कॉटन की, जिससे उन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। और दूसरा रीज़न ये था कि वो एग्रीकल्चर तो करवाएंगे पीजेंट से, उसके साथ साथ जो टैक्स पॉलिसी है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलेगा, टैक्स मिलेगा ह्यूज नंबर में। उसी की वजह से, टैक्स पॉलिसीज की वजह से, जिसको 30% से बढ़ाकर 70% कर दिया गया, उसकी वजह से पीजेंट्स ने ह्यूज नंबर में इस रेवोल्ट में पार्टिसिपेट किया। एक इंपॉर्टेंट कम्युनिटी जो कि इस रेवोल्ट में लड़ रही थी अवध की, वो थी तालुकदार्स ऑफ अवध। यस, तालुकदार्स बहुत ग्रेट नंबर में थे, बट क्वेश्चन ये आता है कि तालुकदार्स जो थे, ऑलराइट, हमने बात करी पेंटर्स की, आर्टिशन की, फार्मर्स की, ये सब लड़ रहे थे बिकॉज ये अनएम्प्लॉय हो गए थे, और फार्मर्स लड़ रहे थे बिकॉज ऑफ टैक्स पॉलिसी। बट ये जो तालुकदार्स थे ये रेवोल्ट में क्यों लड़ रहे थे? जो 2/3 पॉपुलेशन की बात की थी मैंने, उनमें ये बहुत ग्रेट नंबर में थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लो तालुकदार्स कौन होते हैं। तालुकदार्स काइंड ऑफ रिच पीजेंट्स और जमींदार्स होते हैं, ऑलराइट। सो तालुकदार्स वर वेरी पावरफुल इन अवध बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स। सो जो अंग्रेज थे उनके आने से पहले जो तालुकदार्स थे वो बहुत पावरफुल थे, अवध के तालुकदार्स। बट क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि कितने फंक्शंस वो परफॉर्म करते थे और किन किन चीज़ों पे उनका कंट्रोल था। जैसे कि वो क्या करते थे, कंट्रोल करते थे विलेजेस को। जैसे कि वो क्या करते थे, लोन्स देना फार्मर्स को, इंटरेस्ट भी चार्ज करते थे ज़्यादा। आर्मी को कंट्रोल करते थे। कई सारे ऐसे तालुकदार्स थे जो 2000 सोल्जर्स को कंट्रोल करते थे, और कुछ ऐसे भी थे जो 200 तक करते थे। इट मीन्स 2000 से लेकर 200 तक सोल्जर्स को कंट्रोल किया जाता था बाय द तालुकदार। और कुछ फोर्ट्स को भी कंट्रोल करते थे, कुछ भी फोर्ट्स जो किले वगैरह होते थे उनको भी कंट्रोल किया जाता था बाय द तालुकदार्स। बट ये सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब ब्रिटिशर्स आते हैं। जैसे कि वो क्या करते हैं, सब जितनी भी पावर थी तालुकदार्स की उनको छीन लिया जाता है बाय द ब्रिटिशर्स। तो वो क्या करते हैं, जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो जितने भी फोर्ट्स होते हैं तालुकदार्स के उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, सारे विलेजेस को ले लेते हैं, आर्मी जो पावर है वो उनसे छीन लेते हैं, जितने भी सोल्जर्स उनके कंट्रोल में थे उनको ले लिया जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो पावर थी वो बहुत कम हो जाती है तालुकदार्स की, और तालुकदार जो थे अवध के वो पावरलेस और अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। यही रीज़न था जिसकी वजह से तालुकदार्स जो थे उन्होंने ग्रेट नंबर में, मतलब बहुत मैक्सिमम नंबर में पार्टिसिपेट किया इन दिस रेवोल्ट। तो तालुकदार का रीज़न ये था कि उनको पावरलेस बना दिया गया। जो चीज़ वो पहले कंट्रोल कर रहे थे वो कर रहे थे, विलेजेस को कंट्रोल, लोन्स देना, आर्मी को कंट्रोल करते थे, फोर्स पे कंट्रोल था, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, विलेजेस को उनसे ले लिया गया और बाद में उनको पावरलेस बना दिया गया। यही रीज़न था जिसकी वजह से तालुकदार्स ने पार्टिसिपेट किया इन दिस रेवोल्ट। अब मैं आपको डेटा दिखाना चाहता हूं जिससे आपको क्लैरिटी मिले कि कैसे जो पावर थी तालुकदार्स की वो बहुत कम हुई और जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको बढ़ाया गया, और किस तरह से जो लोग थे वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। सो दिस इज बिफोर ब्रिटिशर्स और आफ्टर ब्रिटिशर्स है। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो तालुकदार्स थे वो 67% लैंड कंट्रोल करते थे, जो कि घटकर 38% हो गया जब ब्रिटिशर्स ने अवध को एनेक्स कर लिया। दूसरा रेवेन्यू क्या था, 30% था टैक्स, उसको बढ़ाकर 70% कर दिया, जिससे जो फार्मर्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। फुट सोल्जर्स की बात करूं तो 12,000 से लेकर 200 सोल्जर्स तक कंट्रोल किया जाते थे बाय द तालुकदार्स, जिनको घटाकर कितने कर दिए, बहुत कम हो गए। ओके, दिस इज नॉट द डेटा, कोई प्रॉपर डेटा नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या ये जो डेटा मैंने आपको बताया है ये इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, अगर आप इसको एग्जाम में लिखते हो तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट अगर आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। बट आप इसको जब भी आप इस क्वेश्चन को रीड करोगे, अवध की स्टोरी को पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। सो यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिली कि किस तरह से जो विलेजेस थे, नंबर ऑफ विलेजेस पहले वो ज़्यादा कंट्रोल करते थे वो घट गए, सोल्जर्स वो कंट्रोल करते थे ज़्यादा, उनसे जो मिलिट्री पावर थी वो छीन ली गई, टैक्स बढ़ा दिया, पीजेंट से पार्टिसिपेट किया। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो ये है कि अवध को कहा जाता था नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। इसका मतलब ये है कि उस समय जो बंगाल थी उसके अंदर जो मैक्सिमम आर्मी थी वो आती थी, या तो वो अवध से आती थी या वो यूपी से आती थी, मतलब ईस्ट यूपी से। सो इससे यहाँ पर मैं यहाँ पर ये क्यों बताना चाहता हूँ, सो मैं इसको यहाँ पर इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो 2/3 पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ उसमें कुछ कुछ सोल्जर्स भी थे अवध के। ऑलराइट, सो जो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब ये कार्ट्रिजेस वाला सिस्टम था, कार्ट्रिजेस को बाइट करने से मना कर दिया, तो वो जो सोल्जर्स थे वो किसके थे, वो
थे बंगाल के, यूपी के सोल्जर। तो उस समय जो बंगाल के सोल्जर थे उनमें से मैक्सिमम अवध के थे, अवध को बिलोंग करने वाले पीपल थे। तो इट मीन्स कई सारे अवध के जो सोल्जर थे जो उस समय बंगाल में काम कर रहे थे, बंगाल में अपनी सर्विस दे रहे थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया रेवोल्ट में। तो इसका मतलब जो 2/3 पॉपुलेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उस 2/3 पॉपुलेशन में अवध के तालुकदार्स भी हैं, पीजेंट्स भी हैं, आर्टिशंस भी हैं, पेंटर्स भी हैं, नॉर्मल पीपल भी हैं, और साथ साथ कुछ सोल्जर्स भी हैं जो कि उस समय बंगाल में सर्विस दे रहे थे। अब आपको पता चल गया कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी टू द पीपल ऑफ अवध। इसीलिए जब वाजिद अली शाह को भगाया जाता है टू द कलकत्ता, तो जो पीपल हैं अवध के वो एक फ्रेज को यूज करते हैं। वो फ्रेज क्या था? वो फ्रेज था द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये था कि उनके अकॉर्डिंग ये था कि वाजिद अली शाह का जाना हमारे लिए इस तरह है कि जिस तरह से हमारी बॉडी में से लाइफ चली गई हो। तो ये उन्होंने इसलिए यूज किया इस फ्रेज को क्योंकि उनके जाने के बाद कई सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी टू द पीपल ऑफ अवध, जैसे कि वो अनएम्प्लॉय हो गए थे। लेकिन इस फ्रेज को यूज करने के पीछे एक दूसरा रीजन भी था। वो रीजन था क्लोज टाइज विद द नवाब। अब जो नवाब थे उस समय अवध के, वाजिद अली शाह, उनके साथ जो पीपल थे उनके बहुत क्लोज रिलेशन थे। ओके, क्योंकि कोई भी रूलर कोई भी इतने समय तक रूल कर रहा है तो जो वहाँ के पीपल हैं उनके साथ उनके टाइज बन जाते हैं, सोशल रिलेशन बन जाते हैं। उसी वजह से जो पीपल थे वो बहुत लव करते थे टू द नवाब ऑफ अवध वेरी मच। इसीलिए उन्होंने इस फ्रेज को यूज किया, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। दूसरा यहाँ पर यह था कि जो नवाब की वाइफ थी बेगम हजरत महल, उन्होंने रेवोल्ट स्टार्ट किया लखनऊ में, और कई सारे जो लोग थे उन्होंने उनका जो रेवोल्ट था लखनऊ में जो स्टार्ट हुआ था उनको ज्वाइन किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा रेवोल्ट किया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं जिससे आपको ये पता चले कि अगर अवध के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको उसका आंसर कैसे लिखना है। सो ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन ये 8 मार्क्स में आ सकता है, और अगर अवध की स्टोरी पे कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसी तरह से आएगा। सो क्वेश्चन आप देखो और समझने की कोशिश करो। वाई वॉज द रेवोल्ट पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध? तो क्या रीजन था कि जो अवध के अंदर रेवोल्ट स्टार्ट हुआ? वट प्रॉम्प्टेड पीजेंट्स, तालुकदार्स एंड जमींदार्स टू ज्वाइन द रेवोल्ट? किस वजह से पीजेंट्स ने, अवध के तालुकदार्स ने, जमींदार्स ने रेवोल्ट को ज्वाइन किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 मार्क्स में हो गया पहला वाला जो क्वेश्चन यहां तक पूछ रहे हैं, और ये वाला 4 मार्क्स में। अब आपने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, ओके। उसके बाद आपको ये मेंशन करना है यहाँ पर कि अवध के अंदर ये रेवोल्ट इसलिए फैला क्योंकि जो 1851 में जो लॉर्ड डलहौजी ने डिक्लेयर किया कि एक चेरी है, पूरा आपको जो मैंने आपको बताया है पूरा वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, उसमें ये है कि जो जमींदार्स थे और तालुकदार्स, पीजेंट्स, इन्होंने क्यों ज्वाइन किया? तो यहाँ पर आप टेक्स्ट का मेंशन कर सकते हो। तालुकदार के जितने भी वो पहले फंक्शंस को एंजॉय कर रहे थे, फोर्ट्स को एंजॉय करना, वो सब उनसे छीन लिया गया। आप डेटा भी यूज कर सकते हो। जमींदार्स का यहाँ पर क्या आएगा? जमींदार्स में ये था कि उनकी जो जमीन थी वो छीन ली गई थी क्योंकि वो चाहते थे कि जो जमीन है उनको मिले, सो दैट वो उस जमीन को पीजेंट्स को दें और उस पे वो कॉटन और इंडिगो की खेती करवाएं, और उससे क्या मिले, उन्हें कई सारा प्रॉफिट मिले और टैक्स भी मिले। ऑलराइट, तो ये था, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है। अभी तक जितनी भी स्टोरी बताई है अवध की वो पूरी इसके अंदर आएगी, और बहुत ही सुंदर आंसर इसका आप लिख सकते हो 8 मार्क्स में। अगर आप चाहो तो अभी भी आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हो इन योर वर्ड्स। नाउ एक बिगर क्वेश्चन आता है कि इतना बड़ा जो रेवोल्ट हुआ 1857 का, उसमें जो रेबल्स थे वो चाहते क्या थे? क्योंकि कई सारे जो पीपल थे, कई सारे जो रेबल्स थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। कोई लखनऊ से, कोई आगरा से, बरेली, कई सारे ऐसे हमें सेंटर मिले हैं, अवध भी है इसमें। ऑलराइट, सो इतने सारे सेंटर्स हमें मिले हैं इस रेवोल्ट के। तो ये जितने भी रेबल्स थे वो रेवोल्ट कर क्यों रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स? ये तो हमने देख लिया कि कर क्यों रहे थे। ऑलराइट, हमने इसमें ये देखा था कि कई सारी ऐसी ब्रिटिशर्स की पास्ट में पॉलिसीज थी जिसकी वजह से लोग ब्रिटिशर्स से नाराज थे, एनॉय थे। लेकिन यहाँ पर ये जो रेबल्स थे वो चाहते क्या थे? ब्रिटिशर्स थे। सो इसके लिए हमें कोई भी स्पेसिफिक डेटा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है इस सब से रिलेटेड वो ब्रिटिशर्स के डेटा से मिली है। और आप खुद ही सोचो, ब्रिटिशर्स ऐसा नहीं चाहेंगे कि वो उसमें ये लिखें कि जो रेबल्स हैं वो ये चाहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएं, या फिर हम जो लोगों की जो सोशल लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, उसमें इंटरफेयर ना करें। तो उससे कहीं ना कहीं बदनामी होगी ब्रिटिशर्स की। इसीलिए उन्होंने अपनी जो भी डेटा है उसमें इस चीज़ के बारे में मैंशन नहीं किया कि जो 1857 का रेवोल्ट हुआ था उसमें जो रेबल्स थे वो चाहते क्या थे फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि हमें जो इंडियंस हैं उनसे डेटा क्यों नहीं मिला इतना?
क्योंकि देखो उस समय जो इंडियंस थे वो ज़्यादा इलिटरेट थे, उन्हें नॉलेज नहीं थी किस तरह से लिखा जाए, बट फिर भी हमें कुछ ऐसे आर्टिकल्स वगैरह भी मिले हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं। बट अगर आपको एक क्वेश्चन आता है तो आपको यही मेंशन करना है कि हमें स्पेसिफिक डेटा नहीं है जिससे हम क्लैरिफाई कर सकें कि रेबल्स जो थे वो चाहते क्या थे। बट अगर मैं अपना ओपिनियन आपको बताऊं, वेट, अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है तो आप इतना लिखकर नहीं छोड़ सकते कि जो रेबल्स थे वो ये चाहते थे कि हमारे पास स्पेसिफिक डेटा नहीं है, इससे रिलेटेड हमें ये नहीं पता कि रेबल्स चाहते क्या थे। आपको इसमें अपना ओपिनियन भी लिखना होगा। सो मैं अगर अपना ओपिनियन दूं कि उस समय रेबल्स क्या चाहते थे, तो मेरा ओपिनियन ये होगा कि उस समय जितने भी रेबल्स थे, वेदर इट इज पीजेंट्स, आर्टिशन, कुछ भी, हर किसी का जो रीजन था इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व होने का वो डिफरेंट था। फॉर एग्जाम्पल, वहां का कोई भी अगर पीजेंट है वो ये चाहता था कि टैक्स कम हो जाए, कोई पेंटर आर्टिशन है जिसको अनएम्प्लॉय कर दिया गया वो चाहता था कोई उसको जॉब मिल जाए। जो लोग ज्यादा बिलीव रखते हैं सोशल और कल्चर लाइफ में, वो ये चाहते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सोशल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। और कई सारे लीडर्स जो कि ब्रिटिशर्स की बैड पॉलिसीज जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, सब्सिडी अलाइंस से अफेक्टेड थे, वो ये चाहते थे कि इन सभी जो पॉलिसीज हैं उनको खत्म कर दिया जाए। ऑलराइट, सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि लोग ये चाहते थे कि अगर आप यहाँ पर आप ट्रेड करने आए हो तो आप आराम से ट्रेड करो और हमारी कंट्री पर रूल मत करो। ऑलराइट, और कुछ ऐसे भी लोग थे उस समय, मैक्सिमम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू मी ऐसी ही होगी उस समय, जो ये चाहती होगी कि हमें अब इनसे ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए, ये यहाँ से चले जाएं। ऑलराइट, और यहाँ पर वो ट्रेड भी ना करें, यहाँ से चले जाएं और हमें एक फ्री कंट्री मिल जाए। सो यहाँ पर आप अपना ओपिनियन भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पर अपना ओपिनियन बता दिया। और यहाँ से जो स्लाइड है आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो। आई वांट टू शो द क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक एज वेल। सो क्वेश्चन ये है, यस दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन, व्हाट डिड द रेबल्स वांट, टू व्हाट एक्सटेंट डिड द विजन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप डिफर। सो रेबल्स जो थे वो चाहते क्या थे, और सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि जो डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे वो उनकी जो डिमांड थी वो कैसे डिफर थी इस रेवोल्ट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसमें ये मेंशन करना होगा कि रेबल्स चाहते क्या थे। सो इन फर्स्ट पार्ट आपको ये मेंशन करना होगा कि हमारे पास बहुत कम डेटा है जिससे हम ये पता लगा सके कि रेबल्स चाहते क्या थे, क्योंकि हमें जितना भी डेटा मिला है वो ब्रिटिशर्स का मिला है, और ब्रिटिशर्स अपनी खुद की जो कमी है, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बेकार पॉलिसीज़ हैं, उनको मेंशन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से रेवोल्ट हुआ। और इंडियंस जो थे वो इतने इंटरेस्टेड नहीं थे इंफॉर्मेशन को लिखने में। क्यों नहीं थे? क्योंकि इलिटरेसी उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। सेकंड पार्ट में आप ये मेंशन करना है आपको कि कैसे जो डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे वो अलग अलग चीज़ें चाहते थे ब्रिटिशर से इस रेवोल्ट में, इसीलिए वो इन्वॉल्व हुए। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर पीजेंट्स का मेंशन कर सकते हो कि पीजेंट्स चाहते थे कि जो टैक्स हैं वो कम हो जाए, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम, ये जितने भी टैक्स सिस्टम थे इनको ख़त्म कर दिया जाए। राजा जो थे, किंग्स वगैरह, वो ये चाहते थे कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है, सब्सिडरी अलाइंस है, ये ख़त्म हो जाए। जो लोग ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं कल्चर को, रिलीजन को, वो ये चाहते थे कि हमारा जो रिलीजन करप्ट करने के लिए ये जितने भी पॉलिसीज़ को पास कर रहे हैं, जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट, सती सिस्टम, इन सबको वो रिवाइव कर दें। सो ये पूरा आपको अच्छे से आंसर आप लिख सकते हो। एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस रेवोल्ट में किस तरह की यूनिटी थी। सो हाउ वाज द यूनिटी इन दिस रेवोल्ट। देखो मैंने स्टार्टिंग में भी मेंशन किया था कि इस रेवोल्ट में इतनी यूनिटी थी कि ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, इस रेवोल्ट के बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी और कई सारे एक्ट को पास किया जिससे जो यूनिटी है इंडियंस की वो क्या हो, वो ब्रेक हो जाए। सो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इसमें जो रेवोल्ट था इसमें बहुत यूनिटी थी हिंदू एंड मुस्लिम की, और अदर जो कम्युनिटीज़ थी, जो भी क्रिश्चियन वगैरह और भी रिलीजियस कम्युनिटीज़, उनके बीच में भी यूनिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी हम इस रेवोल्ट में हार जाते हैं। उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्या कर देते हैं, इस रेवोल्ट को सप्रेस कर देते हैं। मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ यहाँ पर जिससे आपको पता चल जाएगा कि इस रेवोल्ट में कितनी ज़्यादा यूनिटी थी। सो यूनिटी इतनी थी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 50,000, ये जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में मेंशन है, 50,000 जो रुपीज़ है उनको स्पेंड किया ब्रिटिशर्स ने, क्या करने के लिए, भड़काने के लिए, इंसाइट करने के लिए हिंदू को अगेंस्ट द मुस्लिम पॉपुलेशन। उन्होंने हिंदू को भड़काया अगेंस्ट द मुस्लिम, सो दैट जो उनकी रेवोल्ट के अंदर जो यूनिटी है वो ब्रेक हो और जो ब्रिटिशर्स है वो ज़्यादा समय तक इंडिया पे रूल कर सकें। बट ये जो अटैम्प्ट था इनका वो फेल हो गया, इस प्लान में वो फेल हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहता हूँ कि जितनी यूनिटी होनी चाहिए थी उतनी यूनिटी थी नहीं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि जो नॉर्थ के लोग थे
नॉर्थ इंडिया वो ज़्यादा इस रेवोल्ट में इन्वॉल्व थे। साउथ इंडिया में से बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई इस रेवोल्ट में। इट मीन्स जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल थे वो नॉर्थ के थे, साउथ के नहीं थे। साउथ स्टेट्स रिमेन क्वाइट। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूनिटी बहुत तगड़ी थी। जितने भी रेवोल्ट इससे पहले हुए थे सबसे ज़्यादा यूनिटी इसमें थी, बट जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। ऑलराइट, तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। सो कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि यस, यूनिटी बहुत ह्यूज थी इन दिस रेवोल्ट। यूनिटी बहुत अच्छी होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, वो ये था कि जितने भी रेबल्स थे उनके बीच में बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाया करता था। It was a very biggest revolt, so it is obvious that the rebels communicated with others rebels. But how they communicate for making plan or other purpose, we have very less data of it. So यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि देखो, मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, मैं इस बेसिस पे कह रहा हूँ कि यूनिटी इतनी अच्छी थी इसीलिए जो रेबल्स थे उनके बीच में कम्युनिकेशन होता था। यहाँ पर मैं 2 पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। सो जो कम्युनिकेशन था वो बहुत अच्छा होता था, क्योंकि देखो जो डिफरेंट पार्ट थे रेवोल्ट के, डिफरेंट सेंटर थे, उन सेंटर्स में क्या था, जो रेवोल्ट करने का जो वे था वो एकदम सेम था। इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे पहुंची, इट मीन्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है रेबल्स के बीच में। दूसरा ये था कि फॉर एग्जाम्पल पहला जो कोई भी मिलिट्री कैंप था जिसने कार्ट्रिजेस को बाइट करने से मना कर दिया था, उसी के बाद जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरी मिलिट्री कैंप में पहुंची। ऐसे करते करते जो इन्फॉर्मेशन थी वो सर्कुलेट करती रही। तो इट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पहुंच रही है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, इट मीन्स कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हो रहा है। सो कम्युनिकेशन होता था बिटवीन द रेबल्स, जिससे ये जो यूनिटी थी इस रेवोल्ट की वो अच्छे से रही। प्लान बनाते थे कि कैसे रेवोल्ट करना है, कि कहाँ पर पहले अटैक करना है, क्योंकि देखो डिफरेंट डिफरेंट जो लीडर्स थे उनका इन्वॉल्वमेंट होने के पीछे कारण डिफरेंट था इस रेवोल्ट में, बट फिर भी वो सब यूनाइट हुए और अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स रेवोल्ट किया, क्योंकि इन लोगों के जो कॉमन एनिमी थे वो ब्रिटिशर्स ही थे। ऑलराइट, सो आपको पता चल गया कि यस कम्युनिकेशन होती थी, बट हमें बहुत कम डेटा मिला है जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो कैसे कम्युनिकेट करते थे और प्लान बनाया करते थे इन दिस रेवोल्ट। सो एट लास्ट दिस इज द क्वेश्चन, हर किसी को इसका आंसर नीचे कमेंट करना है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन ये है, हु डिस्क्राइब द किंगडम ऑफ अवध एज अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे एंड व्हेन। सो यहाँ पर हाफ मार्क्स में पूछ रहे हैं कि किसने डिस्क्राइब किया अवध के किंगडम को कि वो चेरी है जो कि हमारे माउथ में एक ना एक दिन जरूर गिरेगी, और कब किया। सो हाफ मार्क्स फॉर द पर्सन जिन्होंने डिस्क्राइब किया और हाफ मार्क्स फॉर द ईयर, किस ईयर में उन्होंने डिस्क्राइब किया। सो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे ये जो रेवोल्ट था इतना बड़ा वो ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दिया और अनफॉर्चुनेटली हम इस रेवोल्ट में हार जाते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रेवोल्ट के बाद कैसे इमेजेस बनती हैं, राइटर्स क्या लिखते हैं, पोएट्स क्या लिखते हैं, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से, इट मींस ब्रिटिशर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊंगा और कुछ फेमस पेंटिंग्स दिखाऊंगा और उनके बारे में बताऊंगा कि इन्होंने पेंट किया है। So this was the analysis of all these topics. Thanks for listening and as always, God bless you all.